सो दिस स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ये स्लाइड जो है वो सबको दिख रही है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में यस और नो. ये स्लाइड दिख रही है और मेरी आवाज़ आ रही है आपको बराबर? यस और नो? क्या ये स्लाइड दिख रही है आपको? सभी लोगों को ये स्लाइड दिख रही है? मेरी Yes, आवाज़ sir. आ रही है आप लोगों के पास? Yes, sir. कमेंट करके बता सकते हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So the subject is principle for problem solving. आपका subject है BTech second sem CSE lecture 1. So it is our first class and first of all I wish to welcome you all in this first year second sem classes. फर्स्ट ईयर का क्या होगा, एग्ज़ाम कब होंगे, अभी मई में अपन को पता चलेगा. इससे पहले आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने आपकी क्लासेस शुरू करवा दी. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रीवियस सेम का एग्ज़ाम नहीं होगा. कब होगा, क्या होगा, वो आपको बता दिया जाएगा. नाउ सो इट इज़ योर सिलेबस जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ. थ्योरी सिलेबस आपका 100 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल आपका 75 मार्क्स का. तो टोटल मेरे हाथ में आपके 175 मार्क्स हैं जो कि अच्छे से डेली स्टूडेंट आएगा, हर असाइनमेंट करेगा तो ऑन एन एवरेज 60 से 70% उसको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी. नाउ कंप्यूटर की बात करें, लैंग्वेज में जब पढ़ाऊंगा तो क्या आया था क्या नहीं आया था वो अपन देखेंगे. यहाँ अपन स्क्रैप से शुरू कर रहे हैं और सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले अपन बात करें कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर दो प्रोग्राम या दो टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं. एक अपन जिसको बोल सकते हैं फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, एक अपन बोल सकते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर. फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर जैसे कैलकुलेटर हो गया, उसमें प्रोग्रामिंग अपन ने कर रखी है, ऑपरेशंस दो और परफॉर्म हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर. एक होता है आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो कि आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन से वो आपके उस कैटेगरी में आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आप कुछ प्रोग्राम चाहते हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और वो जो प्रोग्राम आप उसके अंदर इंस्टॉल करोगे उसको आप उसको आप रन कर सकते हो. तो प्रोग्राम जो चाहे उस टाइप का प्रोग्राम आप डाल सकते हैं और उस टाइप का प्रोग्राम आपका रन हो सकता है. तो बेसिकली दो प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं. पहला होता है फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, एक होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर. तो इन जनरल पर्पस जो कंप्यूटर अपन यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर. सो देयर वाज अ वन साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन. तो इसके नाम पर इन्होंने इनको डिज़ाइन किया था, इसलिए इसका नाम जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का मतलब वह कंप्यूटर जिसके अंदर मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग नए नए प्रोग्राम को चला सकते हैं. सो इन वर्ड्स अपन क्या कह सकते हैं, देर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड देर कुड नॉट बी प्रोग्राम्ड एग्जाम्पल कैलकुलेटर. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर देन वी कैन से that can be programmed to carry out the many different tasks. Applications are stored them, hence the name. तो बहुत सारे applications अपन इसमें store कर सकते हैं. The modern computer are based on stored program concept introduced by John von Neumann. जॉन वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट है जिसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. इन दिस स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द सेपरेट स्टोरेज यूनिट कॉल्ड द मेमोरीज एंड द ट्रीटेड द सेम. क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो प्रोग्राम है और जो डेटा है उनको अपन अलग अलग मेमोरी में सेव करते हैं और अलग अलग मेमोरी में सेव करके उसका अपन उपयोग करते हैं यूज़ करने में. तो यहाँ पर स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का मतलब वह आर्किटेक्चर जिसके अंदर आपका प्रोग्राम सेव हो जाता है और डेटा को अपन उस प्रोग्राम से रन कर सकते हैं. इसको जॉन वॉन न्यूमैन भी कहते हैं बिकॉज इसने इसकी डेफिनेशन दी थी. ठीक है. नाउ दिस इन्वॉल्व आइडिया मीन दैट द कंप्यूटर बिल्ड विद द आर्किटेक्चर वुड बी द मोस्ट ईजियर टू रीप्रोग्राम. इसका मतलब ये है कि अपन ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसको आराम से अपन रीप्रोग्राम कर सकें. इसका बेसिक आइडिया है. ठीक है. नाउ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोल दो, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर बोल दो. एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ अ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर. सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको सीधा इसका क्या करना है, आंसर देना है. ठीक है.
नाउ ये ईयर है 1945, मतलब आज़ादी से भी पहले ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। सो अराउंड 65 एंड 20 अराउंड 75 ओल्ड ये कॉन्सेप्ट है, 75 से 76 वर्ष पुराना कॉन्सेप्ट दिया गया था जिस पे आज अपन काम कर रहे हैं। सो जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में इस आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। So his computer architecture design consists of control unit, arithmetic and logical unit, memory unit, register unit and input output buses या devices अपन कह सकते हैं। तो वह कंप्यूटर जिसके अंदर मेमोरी लगी होती है, वह कंप्यूटर जिसमें अपन आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रोग्राम को रीइंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं। जैसे आज मेरे सिस्टम में मैं लाइनेक्स भी डाल सकता हूँ, मैक भी डाल सकता हूँ, विंडोज़ भी डाल सकता हूँ, तो ये रीप्रोग्रामेबल है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर एक बार बन गया तो उसको अपन रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ जाए या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपके एग्जाम में आ जाएगा, कुछ भी आ जाए, आपको सीधा नॉर्मल कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है वो बना के आना है और उसके हर एक कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। So instruction and data program are stored in same memory. This design still used in the most computer produced today. तो आज भी अपन इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। So ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है जो कि एक बुक है स्टैंडर्ड आपकी, उसमें से मैंने लिया है। इसके अंदर आपको दिख रहा है एक बीच में CPU होता है, एक इनपुट डिवाइसेस होते हैं, एक आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर इनपुट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से वॉइस, इन द फॉर्म ऑफ कीबोर्ड। ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ डिज़ायर फॉर्म आपको देते हैं, जैसे डिस्प्ले, स्पीकर, प्रिंटर, है ना, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। बीच में आपका जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, इसके अंदर आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? अगर आपके कंप्यूटर में मोटे मोटे तौर पे बात करें, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, प्रोसेसर होता है और मदरबोर्ड होता है, ठीक है। ये चार कंपोनेंट अपन टोटल बात करते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है उसको अपन बोलते हैं सिंपल सा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं, क्योंकि उसी के अंदर सारे आपके अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। एक कंट्रोलर होता है जो कि सबके बीच में कंट्रोल करता है, जैसे घर का मुखिया होता है जो सबके बीच में कंट्रोल करके रखता है, उसी प्रकार आपका एक कंट्रोलर होता है, ठीक है। देन वी कैन से रजिस्टर्स होते हैं जो कि मेमोरी को स्टोर करते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक। मेमोरी होती है, तो मेमोरी और रजिस्टर में दोनों में फ़र्क है। वह मेमोरी जो कि डेटा को स्टोर करती है। अब डेटा भी दो प्रकार से स्टोर होता है, एक परमानेंटली और एक टेम्परेरी, देखेंगे आगे के एग्जाम में। सो यहाँ तक आपको समझ में आया? कमेंट करके बताइए सभी लोग। एनी डाउट टिल नाउ? जस्ट कमेंट ओवर हियर, यहाँ तक कमेंट करके बताइए। सब लोगों की कमेंट्स आने चाहिए। एनी डाउट? No doubt sir, no sir. Okay. Arithmetic और लॉजिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, ओके। अरिथमेटिक, लॉजिक और यूनिट को डिटेल से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। सो आई गॉट द रिप्लाई फ्रॉम ओनली 3 स्टूडेंट्स। तो जितने भी 28 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं प्रोबेबली ये उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों के मेरे पास रिप्लाई आए हैं, बिकॉज ऑनलाइन स्टडी इफ़ेक्टिव कम रहती है क्योंकि अपन उसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रही है, उसको सिर्फ सुनते हैं, ताकि अपन फोकस करते हैं कि वो क्या पढ़ा रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस। सो मैं सभी लोगों को ये बोलूँगा कि रिप्लाई बाय ऑल, सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। अगर आपका रिप्लाई आ रहा है तो मैं मान रहा हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। चलो, सो आई गॉट सो मेनी रिप्लाईज, वेरी गुड। जब भी मैं आपको पूछूँ सबका रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। सो हियर द नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले अपन CPU की बात करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पोर्शंस होते हैं। देखो, इट इज़ हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे जो होंगे वो पढ़ के आए होंगे पहले, तो बहुत बेसिक टॉपिक मैंने आज लिया है। इसलिए लिया क्योंकि आज अपनी पहली क्लास है।
पहली क्लास में मैं प्रोग्रामिंग बता दूंगा, नंबर सिस्टम बता दूंगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लगे, इसलिए मैंने बहुत बेसिक टॉपिक लिया है। तो 2 क्लासेस अपन थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और तीसरी क्लास में अपन प्रैक्टिकल करेंगे, जो कि आपका लैब का पोर्शन भी होता रहेगा। ठीक है। सो जो आपका मेनली कंप्यूटर होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। मैन मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट होता है, और आपका सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर ही आपकी मेमोरी होती है। ठीक है। नाउ कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर, जो कि हर किसी को डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। इन अ सिंपल वे, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, एएलयू, memory, input output device, telling them the how to respond to the program instruction. It is just read and interpret it from the memory unit. For example, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे म्यूज़िक कंसर्न में एक मास्टर होता है जो कि सबको डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से आपको प्ले करना है, और उस मास्टर के अकॉर्डिंग ही सबकी धुन निकलती है और एक वॉइस कंपोज होता है, एक धुन कंपोज होती है, रिदम कंपोज होती है। सो वो जो मास्टर है वो सबको कंट्रोल कर रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से सिंक्रोनाइज होना है। जैसे वीडियो अभी आपको दिख रहा है, मैं ऑडियो बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन चेंज हो जाए, तो मैं बोलूँ पहले और वीडियो बाद में दिखे, या वीडियो पहले आ जाए मैं बाद में बोलूँ, तो इस तरीके से करने से आपका डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, जिससे आपका आउटपुट जो है वो वह नहीं आएगा जो कि आपको चाहिए। ठीक है। सो इट इज़ कंट्रोल यूनिट लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर। सो कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। मैंने अभी आपको बताया टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस समय पे क्या कॉम्बिनेशन बन के आना चाहिए। जैसे कई कबार होता है टीवी के अंदर कि टीवी के अंदर आपका जो आउटपुट आता है वो वीडियो पहले आ जाता है, ऑडियो बाद में आ जाता है, या ऑडियो थोड़ा लेट होता है फॉर समथिंग एग्जाम्पल, तो वो आपका टाइमिंग मिसमैच होता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इट इज़ कंट्रोलिंग द ऑल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। Now ALU, arithmetical logical unit, like our computer, we can say main processing unit like our brain, जो कि सारा करता है। ब्रेन के अंदर ही अपना कंट्रोल सिस्टम होता है, ब्रेन के अंदर ही अपना ALU होता है। कंट्रोल सिस्टम बसेस जो अपनी नसें होती हैं उससे सहायता से अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सो वी कैन सी द अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट that handle all the calculations. The CPU may need example addition, subtraction, comparison. It perform the logical operations also, bit shift operations, arithmetic operations and so many things. तो मैथमेटिकल जो भी कंप्यूटेशंस होंगे, जो कि लॉजिकल कंप्यूटेशंस होंगे, वो सारा कौन करेगा, आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बसेस, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि इन द बस वी हैव अ मीडिया through which we transfer the signal from one component to another component. सपोज कंट्रोल यूनिट को सबको कंट्रोल करना है, तो कैसे करेगा, कोई ना कोई माध्यम तो होगा, उन माध्यमों को अपन कह रहे हैं बसेस कह रहे हैं। सो यहाँ पर 2 प्रकार की बसें होती हैं, एक होती है डेटा बस, एक होती है सिग्नल बस। सिग्नल बस सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, डेटा बस आपको डेटा को ट्रांसमिट करती है। सो बसेज आर मीन बाय विच दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू द अनदर पार्ट। आर मेजर इंटरनल कंपोनेंट CPU एंड मेमोरी। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनमें डेटा को और सिग्नल को ट्रांसमिट करना। स्टैंडर्ड CPU सिस्टम बस इज कंप्राइज द कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। देखो 3 प्रकार की बसेस बताई गई हैं। अभी मैंने आपको बोला सिग्नल बस, तो सिग्नल बस के अंदर भी 2 हैं, एक कंट्रोल और एक एड्रेस, और एक मैंने आपको बोला था डेटा बस, ये आपका डेटा बस है। तो कंट्रोल बस जो कि कंट्रोलिंग के लिए सिग्नल होता है, एड्रेस बस जिसके अंदर एड्रेसिंग सिग्नल होता है, और डेटा बस जिसके अंदर आपका डेटा होता है। तो जनरली CPU में 3 प्रकार की बसेस होती हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए और एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए। और बस होती क्या है, कंप्यूटर में एक स्थान से या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच की डेटा को ट्रांसमिट करने का यूज़ किया गया मीडियम। एड्रेस बस क्या करती है, डेटा बस क्या करती है, कंट्रोल बस क्या करती है, वो लिख रखा है। एड्रेस बस की बात करें तो कैरी द एड्रेस ऑफ डेटा बट नॉट द डेटा। सिंपल सा एड्रेस होल्ड करता है बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी। प्रोसेसर मतलब जो आपका i3 i7 ये आपके प्रोसेसर्स हैं, या AMU AMD आपके प्रोसेसर्स हैं, वो मेमोरी के अंदर कौन सा डेटा को एक्सेस करेंगे, इसलिए उनके पास एड्रेस होता है। जैसे पोस्ट मास्टर आपके घर पे पोस्ट पहुंचाता है तो उसके पास एड्रेस होता है,
उसी प्रकार एड्रेस बस एड्रेस देती है कि आपको कहाँ से डेटा उठाना है, कहाँ डेटा रखना है, समथिंग लाइक दैट। डेटा बस कैरी द डेटा बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो इनपुट आप डेटा दे रहे हो वो मेमोरी से प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस में जाता है। ये सारा अपन किसकी सहायता कर सकते हैं? डेटा बस की सहायता से। कंट्रोल बस की बात करें तो वही चीज़, कंट्रोल बस क्या करता है? सबको कंट्रोल करता है, सिंक्रोनाइज करता है। कैरी आउट द सिग्नल कमांड्स फ्रॉम सीपीयू इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड अकॉर्डिंग टू द ऑल द एक्टिविटीज़ विद इन द कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपका कंट्रोल बस यूज़ होता है। तो ये आपका बस था। बस क्या करती है, समझ में आया सबको? बसेस का मतलब समझ में आया सबको? व्हाट इज़ द बस इन अ कंप्यूटर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर? जल्दी से बताइए, समझ में आया सबको? सर ये कंट्रोल बस और ये सब उसमें ही आते हैं, कंट्रोल यूनिट के अंदर ही आते हैं। ये सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ALU, CU, बसेस, है ना। ओके, एनीबडी एल्स? देखो, आपको रिप्लाई करने के लिए बार बार सर वगैरह ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दें, मैं समझ जाऊंगा कि यस। नहीं समझ में आया तो एन टाइप कर दें, मैं समझ जाऊंगा नो। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूरा क्वेश्चन लिख लें, ठीक है? डोंट बी सम लोड्स ऑफ फॉर्मेलिटी, मुझे पसंद नहीं है। जस्ट टॉपिक बाय टॉपिक अपन को पता होना चाहिए, है ना। तो समझ में आ जाए तो आप वाई कमेंट कर सकते हैं, आई अंडरस्टूड कि सबको समझ में आ गया है। सो आई होप सबका वाई है, सबको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मेमोरी यूनिट की बात करते हैं। किसी को पता है मेमोरी कितने प्रकार की होती है? कोई बता सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी? टेल मी, कितने प्रकार की मेमोरी होती है? चलो, मोहम्मद रिजवान ने कहा है, फैज़न ने कहा है, सॉरी। 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। द फर्स्ट वन इज, वी कैन से, क्या क्या होती है? दोनों के टाइप बता पाओगे आप? सर फर्स्ट तो रैम होती है और सेकंड रोम होती है। रैम एंड रोम, ओके। सो रैम एंड रोम को क्या कैटेगरी में बोलेंगे, कुछ बता पाओगे आप? जल्दी से बताइए। रैम और रोम को और क्या बोलते हैं जनरली? प्राइमरी और सेकेंडरी। बहुत सर बढ़िया, प्राइमरी और सेकेंडरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी स्टूडेंट ने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी। सो जनरली अपन प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे और सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी? किसी को पता है क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सर आंसर। प्राइमरी हाँ हाँ, बोलिए। सर प्राइमरी वोल्टाइल और सेकेंडरी नॉन वोल्टाइल। ओके, वोल्टाइल का मतलब क्या हो गया? बताइए। किसी को पता है वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताइए। चलो, रैम एंड रोम, बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई किया है। आई अप्रिशिएट योर ऑल, जिन्होंने रिप्लाई किया है। जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बोलूँगा कि आप रिप्लाई करें। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी, तो मेमोरी इट सिंपली अ वे और मीडिया वेयर वी स्टोर द डेटा। अब डेटा दो तरीके से स्टोर होता है, वन इज़ अ फॉर करंट वर्किंग एंड वन इज़ अ परमानेंट। अगर डेटा को करंटली यूज़ करना है, करंटली स्टोर करना है, तो उसको अपन स्टोर करते हैं रैम के अंदर। और डेटा परमानेंटली स्टोर होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसको अपन हार्ड डिस्क या USB या CD, बहुत सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, उसमें आपका स्टोर होता है। अगर अपन मैं बात करूँ रैम की, तो रैम का जो डेटा होता है वो आपका करंट वर्किंग में काम करता है। जैसे अपन बात करें, आपका वॉलेट है, आपके वॉलेट में कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, एक आपकी अलमीरा जहाँ पे आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। तो
वो जो वॉलेट है दैट इज़ यूर रैम और अलमीरा आपकी हार्ड डिस्क है, बिकॉज वहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा है और पॉकेट में स्टोरेज कम है, लेकिन जल्दी टाइम किस में कम लगेगा, इन अ वॉलेट आप फटाक से उसको यूज़ कर सकते हैं। बट हार्ड डिस्क से डेटा लाने के लिए पहले वॉलेट में लाना पड़ेगा और वॉलेट से आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो रैम इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी विच इज़ अ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल इसका मतलब प्रोग्राम बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया तो उसके अंदर का पड़ा हुआ डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। और सेकेंडरी स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क आती है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी, और उसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, मतलब कंप्यूटर बंद हो गया फिर भी डेटा आपका सेव रहेगा। उसको अपन बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब उड़ जाना, भाषशील बना। समझ में आया सबको? से यस और नो? सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर जो भी डाटा अपन जैसे कंप्यूटर में डालते हैं अगर हम, तो रैम में जाता है या रोम में जाता है? देखो रोम अलग चीज़ है बेटा। रोम इज़ नॉट टेकिंग अ डेटा, इट इज़ रोम केवल रीड ओनली मेमोरी है। जो भी कंप्यूटर आपका बूट करते हैं, बूट करते टाइम जैसे कंप्यूटर क्या है, ओएस वगैरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमांड वगैरह सेव होते हैं, वो आपका रोम में होता है। एक बार उसको अपन लिख लेते हैं तो फिर अपन बार बार उसको लिख नहीं सकते। तो इट इज़ अ, जैसे अपन पैदा हुए उसके टाइम अपनी जन्म तिथि, अपनी राशि एक बार लिखा गई है, ये आपका रोम है, फिर अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। रैम क्या है, जब भी अपन काम कर रहे हैं तो करंटली जो डेटा अपने पास आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं रैम में। तो रैम में क्या हो रहा है, रैम के अंदर आपका डेटा आ रहा है जिसको जब करंटली, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा है आपको याद रहेगा, लेकिन आप कॉपी में जो लिख लोगे वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। जो आप अभी याद रखे हो माइंड में, इट इज प्राइमरी स्टोरेज। तो रोम अलग चीज़ है, रैम अलग चीज़ है। रैम इज़ करंट वर्किंग मेमोरी, रोम इज़ यूज फॉर बूट और स्टार्टिंग द सेटअप, कंप्यूटर सेटअप को स्टार्ट करना, उस सब में रोम होता है जिसको पहले ही प्रोग्राम किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। यस सर। Okay. Anything else from? Okay, I think. तो सर फिर अपन Yes. तो जो भी अपन डाटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो हाँ. प्राइमरी में सेव होता है या सेकेंडरी में? ओके देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम चलाया, वीएलसी प्लेयर चलाया, या आप कोई फॉर्म भर रहे हैं या कुछ बनाया, तो वो सारा रैम के अंदर होता है। ठीक है। फिर उसको आप जब सेव करोगे तो सेव करते टाइम वो आपका हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपने कोई फाइल है, आपने वर्ड फाइल खोली, उसको चलाया, तो वर्ड फाइल को आप एडिट कर रहे हो तब वो रैम में, उसको आपने सेव नहीं किया, कंप्यूटर बंद हो गया तो वो चला जाएगा। लेकिन जैसे आप उसको सेव कर लेते हो तो वो आपका हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। तो जब भी आप कोई परमानेंट स्टोर फाइल को खोलते हैं तो वो लोड होती है रैम में। तो करंट वर्किंग मेमोरी का मतलब क्या हो गया, आपको कुछ भी चीज़ पढ़ना है तो आपको दिमाग में लाना पड़ेगा, तो वो रैम में लोड कर रहे हो, परमानेंटली स्टोर्ड है लेकिन उसको रैम में लाना पड़ता है। तो कोई भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो तीन चीज़ें होती हैं, एक आप खुद जिसको प्रोसेसर बोल रहे हैं, एक रैम जिसमें सारा डेटा आता है फिर आप उसको यूज़ करते हो, और एक हार्ड डिस्क जिसके अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा है। तो हार्ड डिस्क के प्रोसेसर को डेटा रीड करना है तो पहले रैम में लाना पड़ेगा, और रैम से आप यूज़ कर पाओगे। और आप उसको सेव कर रहे हो तो आपका प्रोसेसर डेटा पहले रैम में जाएगा, फिर रैम से आपका हार्ड डिस्क में जाएगा। ओके ओके, I hope there is no more doubts. So moving forward, if you are talking about the memory unit, सारी चीज़ें अपन ने बताई। The memory unit consists the RAM, sometimes refer to the primary or main memory. Unlike the hard disk, secondary memory, this memory is fast and also direct access by the CPU. CPU उसको direct access करती है RAM को, ये primary memory होती है, और secondary memory आपकी अलग होती है। RAM is split in the two portion. Each portion consists of the address and content. हर रैम के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक के अंदर एड्रेस होता है और एक उसका कंटेंट होता है, बोथ इन द बाइनरी फॉर्मेट। कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें किस में होती है, मशीन लैंग्वेज में, जिसको अपन बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। द एड्रेस विल बी यूनिक एंड आइडेंटिफाई वेरी लोकेशन इन द मेमोरी। एड्रेस हमेशा यूनिक होता है ताकि हर एक आइटम को अपन आइडेंटिफाई कर पाए। लोड डेटा फ्रॉम परमानेंट मेमोरी हार्ड ड्राइव इनटू द फास्टर एंड डायरेक्ट एक्सेस टेम्पररी मेमोरी रैम अलाउ CPU टू ऑपरेट मच क्विकर। तो सारा डेटा जो होता है वो हार्ड डिस्क से पहले कहाँ जाता है, आपका रैम में, और रैम से फिर कहाँ जाता है, CPU के अंदर।
नाउ रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आप आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में आएगा, डी करके सब्जेक्ट वगैरह है, बहुत सारे सबके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर्स वो नहीं है जो आप 12th में पढ़े होंगे कि रजिस्टर वो होता है जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट जो डेटा को टेम्पररी होल्ड करते हैं, उनको अपन बोलते हैं रजिस्टर्स। जैसे आपने डायग्राम देखा होगा, उस डायग्राम के अंदर आपने कुछ वर्ड देखे होंगे, MAR, MDR, AC, PC, CIR, इनको अपन रजिस्टर्स बोलते हैं। इनका मेन काम क्या है? कंप्यूटर जब रन करता है तब डेटा को टेम्पररी होल्ड करने का इनका काम है। तो रजिस्टर आर द हाई स्पीड, इसकी स्पीड ज़्यादा हाई होती है, रैम से भी ज़्यादा हाई होते हैं रजिस्टर्स, है ना। आपने आजकल सुना होगा SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। SSD जो होती है वो हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा फास्ट होती है। अगर आपने आपकी मेमोरी में SSD लगा दी तो डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत फास्ट हो जाता है, तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। सो इट इज़ सेकेंडरी है, पर फिर भी उसकी स्पीड क्या है? फास्ट है, बट फिर भी इसकी इतनी फास्ट नहीं जितना आपकी रैम में है, ठीक है। तो रैम का कतई मतलब नहीं है कि आप 10 GB रैम लगा दोगे आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। वहाँ बस मतलब इतना है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप चला सकते हो। कुछ हद तक स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है साइमल्टेनियसली यूज़ पे फ़र्क पड़ता है। सो रजिस्टर इज़ अ फास्ट एक्सेसिंग डेटा, स्पीड प्रोवाइड कराता है जो कि रैम से भी ज़्यादा फास्ट होता है। सो ऑल डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस होने से पहले रजिस्टर में स्टोर होता है। क्या क्या टाइप्स होते हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट कौन सा है एलिमेंट एग्जीक्यूट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर में होता है। करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन करंट इसके अंदर होती है, करंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपके होती है। देन होल्ड द मेमोरी लोकेशंस, जो मेमोरी लोकेशंस होता है उनको होल्ड करता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। डेटा रजिस्टर आपका डेटा को होल्ड करता है। एक्यूमुलेटर आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर कौन सा एलिमेंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा उसको होल्ड करता है। सो लॉट्स मोर, ठीक है। नाउ कंप्यूटर मेमोरी 4 कैटेगरी में कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। एक CPU रजिस्टर अपन ने देखा, कैश मेमोरी होती है। एक मैन या प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको रैम बोलते हैं। एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो टोटल अभी आपने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन टोटली अपन मेमोरी को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, CPU, कैश, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। CPU रजिस्टर्स होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं। कैश मेमोरी फास्ट होती है लेकिन थोड़ी सी स्लो होती है, और रैम जो होती है वो भी फास्ट होती है लेकिन इन दोनों से स्लो होती है। और हार्ड डिस्क आपकी सबसे स्लो होती है लेकिन इनका डेटा स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा होता है। सो ये मेमोरी एक्सेस है, ये आपका CPU यूजेस है। सो एक्सेस टाइम इंक्रीज, तो सबसे ज़्यादा आपका सेकेंडरी स्टोरेज टाइम, आपका एक्सेस टाइम आपका इसमें कम लग रहा है, इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें और ज़्यादा लग रहा है, इसमें और लग रहा है। ये एरो थोड़ा सा उल्टा बन गया, इसको जिस दिन मेरे को उल्टा करना था इस तरीके से बनाना था, चलो कोई बात नहीं, सीधा करके मैं दे दूँगा। तो CPU जो है उसका टाइम सबसे कम लगता है, इसको उल्टा कर देंगे तो टाइम यहाँ से इंक्रीज़ होता रहेगा, एरो यहाँ नीचे आएगा। तो CPU का टाइम एक्सेस टाइम कम है, कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम और थोड़ा सा ज़्यादा है, मैन मेमोरी का और ज़्यादा है, और सेकेंडरी का बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट देखें तो मेमोरी थोड़ी सस्ती होती है, रैम, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मैन मेमोरी थोड़ी महंगी होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका प्रोसेसर बैठा होता है, उसको कोई डेटा एक्सेस करना है तो वो पहले रजिस्टर में आएगा फिर ही एक्सेस होगा। तो रजिस्टर सबसे फास्टली आपके पास है, आप सीधा उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में जो चीज़ है उसका यूज़ सबसे फास्ट होगा। कैश मेमोरी लाइक योर पॉकेट्स, मैन मेमोरी लाइक योर वॉलेट, एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ लाइक योर अलमीरा जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा है। तो आपको हाथ में कोई डेटा लेना है तो अलमारी से रैम में लाना पड़ेगा, रैम से कैश में आपको रजिस्टर्स के अंदर, यहाँ से आपकी डेटा यूज़ होगा। साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ थोड़ी कम होती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, ये थोड़ा कम और एकदम कम, ठीक है। सो इट वाज योर यस, एक बार फिर से बोलिए बेटा, आपका आंसर क्वेश्चन आया नहीं मेरे को समझ में। सर ये फास्ट और स्लो का मतलब क्या है? मतलब फास्ट और स्लो का फास्ट और स्लो की अगर बात करें तो जो भी इस डेटा को अपन एक्सेस कर रहे हैं, CPU क्या होता है आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर जो डेटा होता है रजिस्टर के अंदर होता है, वो डेटा जल्दी एग्जीक्यूट होता है। कैश मेमोरी में है तो उसको डेटा पहले रजिस्टर में लाना पड़ेगा फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
मेन मेमोरी में है तो वो डेटा पहले कैश मेमोरी में आएगा, कैश मेमोरी में से सीपीयू में आएगा, फिर आपका एग्जीक्यूट होगा। सेकेंडरी मेमोरी में तो डेटा पहले मेन मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में आएगा और कैश मेमोरी से आपका सीपीयू में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड फाइल आपने खोल रखी है और कोई वर्ड फाइल आपको खोलनी है, तो जो खोल रखी है उसमें डेटा फटाफट लिख पाओगे क्योंकि ऑलरेडी खुली हुई है, इसका मतलब वो आपकी मेन मेमोरी में है। ठीक है, और कोई ऐसी फाइल है जो स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी ड्राइव में पड़ी है, आप उसको ओपन करोगे, ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो खुली हुई है और जो खोलनी है उन दोनों में एक्सेस में टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ओपन करने के लिए उसको मेन मेमोरी में लाना पड़ रहा है, मेन मेमोरी में लाने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, एक्सेस टाइम का मतलब होता है यूज़ करना। ओके, एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? कोई डाउट किसी का? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, यस और नो? ओके ओके, बाकी लोग का कमेंट नहीं आ रहा, सभी लोग कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, ओके, नो डाउट नो डाउट। रिपीट अगेन, क्या रिपीट करो बेटा? मोहम्मद फैजल, क्या समझ में नहीं आया? आप मुझे क्वेश्चंस बताइए। सर एक बार क्या सीपीयू और शेड्यूल वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए। आपने सुना था इसको बराबर? यस सर। तो क्या सीपीयू और कैश मेमोरी का वापस बताओ? यस सर। ओके, तो देखो सीपीयू आप ऐसा मान के चलिए कि एक कुछ चीज़ें आपकी हाथ में हैं, एक कुछ चीज़ आपकी जेब में पड़ी हुई है, और जेब के अंदर भी आपकी कुछ चीज़ें पॉकेट में पड़ी हुई है, और कुछ चीज़ें आपकी अलमीरा में पड़ी है। तो आप ये मान लो कि अगर अलमीरा से आपकी हाथ में कोई चीज़ लानी है तो वो पहले आपके पॉकेट में आएगी, पॉकेट से फिर आप पहले आपके वॉलेट में आएगी, वॉलेट से आपके पॉकेट में आएगी, पॉकेट से फिर आप उसको हाथ में लोगे और फिर यूज़ करोगे। तो आप प्रोसेसर हो, आपको कोई डेटा यूज़ करना है तो जो आपके हाथ में होगा उसको यूज़ करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, फिर आपके पॉकेट में होगा उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, फिर आपके वॉलेट में होगा उसकी स्पीड थोड़ी और कम होगी, और जो आपकी अलमीरा में उसको एक्सेस करने की स्पीड और कम होगी, है ना। आप ये मान के चलिए, एज्यूम करके चलना है कि डेटा को एक्सेस करने का सीक्वेंस यही है, अलमारी में से निकाल के पॉकेट में वॉलेट में रखना है, वॉलेट से पॉकेट में रखना है, पॉकेट से मुझे यूज़ करना है हाथ में लेके। ठीक है, तो यही मेमोरी का सिस्टम होता है। जो प्रोसेसर होता है उसके सबसे पास होता है रजिस्टर, उसके बाद थोड़ा दूर होता है कैश, उसके बाद थोड़ा दूर होता है रैम, और सबसे दूर होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा इनके थ्रू गुजरता है, यहाँ सबसे डेटा गुजरेगा और सीपीयू के पास आके एग्जीक्यूट होगा। आया समझ में आप लोगों को? सो ये ट्राइंगल ये शो कर रहा है कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक्सेसिंग टाइम कम होता है, और नीचे ऊपर से नीचे आते हैं तो एक्सेसिंग टाइम इंक्रीज होता है। ये एरो जो है वो उल्टा बनेगा, बना के दूंगा जब शेयर करूंगा। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, हार्ड डिस्क की ज़्यादा रैम महंगी होती है। ठीक है, 2 GB रैम की कॉस्ट देखो और 1 TB हार्ड डिस्क की कॉस्ट देखो। 2 GB रैम अराउंड 1500 की आती है और 1 TB हार्ड डिस्क अराउंड 3000 की आती है। तो 3000 बाकी 1000 चॉइस करोगे तो एक GB का प्राइस बहुत कम आएगा, है ना। अराउंड उसका प्राइस कुछ आएगा आपका अपन कह सकते हैं, अगर 1000 चॉइस अगर 10 रुपये भी 1 GB के गिने तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। 5 रुपये गिने तो करीबन 4 रुपये के आसपास 1 GB का आपका कॉस्ट पड़ता है जो अपन हार्ड डिस्क खरीद रहे हैं, जबकि सीपीयू में वही चीज़ 1800-1600 रुपये की पड़ती है। तो सेम थिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, नाउ दो टाइप की मेमोरी होती है, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जनरली अपन जिसको कैटेगराइज करें तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसका मतलब ये होता है कि वह डेटा जो कि आपका वॉलेटाइल होता है और करंट वर्किंग मेमोरी में होता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी, डायरेक्टली एक्सेस, सीधे एक्सेस होती है। DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोवाइड द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर, होल्ड द डेटा इंस्ट्रक्शन दैट प्रोसेस आर करंटली वर्किंग ऑन, जो करंटली जिस पे काम कर रहे हो उस डेटा को ये होल्ड करता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आपका हार्ड डिस्क के अंदर होता है। कंटेन द सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट गेट टू द ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी, जो भी डेटा होता है उसको पहले प्राइमरी मेमोरी में लाएंगे, फिर इसका यूज़ करेंगे उपयोग करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये आज का लेक्चर था। ये एक क्वेश्चन है आपका यूनिट का कि व्हाट इज़ वी कैन से स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंपोनेंट। तो वॉन न्यूमन में 1945 में स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। इसके अंदर मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं और सीपीयू होता है।
सीपीयू क्या काम करता है, मेमोरी क्या काम करती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, बसेस क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, वैल्यू को लेते हैं, इनपुट वाला इनपुट को लेता है और आउटपुट वाला डिस्प्ले में आउटपुट को डिस्प्ले करता है। अब आगे क्लास में अपन देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। फिर अपन देखेंगे कि जो आपका ये बसेस हैं वो उसमें क्या क्या वर्किंग होती है आपकी, उस तरीके देखेंगे। देन ट्रांसलेशन कैसे ट्रांसलेट होता है, लो लेवल, हाई लेवल, असेंबली लेवल, वो क्या होता है वो अपन देखेंगे। देन सूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लोट चार्ट क्या होता है, ये सब अपन देखेंगे कम से कम 4 क्लासेस के अंदर। ये फर्स्ट यूनिट आपकी 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, जल्दी से बताइए, कोई क्वेश्चंस किसी का?